मेरा नाम है उज़मा गिलानी। जिस शख्स के साथ मेरी शादी हुई ही वाज MA इंग्लिश, MA इकनॉमिक्स, LLB, बट वो लोगों को चीट करता था। उसने मेरी अम्मी अबू से कहा कि आप ये अपना छोटा सा घर सेल कर दें। मेरा जेवर, मेरी अम्मी का जेवर सेल कर दिया गया और वो पैसे लेके, मेरे भाई हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, उनके चेक दे के दुनिया को वो बंदा फरार हो गया। चुबुर्जी एक पार्क था, 2 दिन हम चुबुर्जी वाले पार्क में बैठे रहे। मैट्रिक मेरे लिए एक नया वर्ड था और क्रेज़ बन गया कि मैट्रिक है क्या। मैंने 9th 10th का जो मैथ था ना उसको ज़ुबानी याद किया। जब पेपर मेरे सामने आया मैंने कहा है ये पेपर है, तख्ती लिखी, अली बे पे थे, ABCD। उसके बाद मैंने प्राइवेट इंटर किया। मुझे किसी ने कहा कि आप BCom कर लें। मुझे MBA का नाम बड़ा अच्छा लगा कि MBA मुंह बड़ा बड़ा लगता है। मैंने एडमिशन अल्लाह का नाम लेके कमेटी एक डाली थी, लाख रुपए की, वो निकली, मैंने एडमिशन ले ली। ये गारा है तो इन्होंने कहा कि मेरे सर में दर्द हो रही है, तो वो ना मेरी बेटी के ऊपर ही गिर गए, जहाँ की एमरजेंसी पहुँचने तक उनको पैरालाइज हो गया था। उन्होंने इतनी टेंशन ली कि ये क्या हुआ, फिर उनको सर हेमरेज हो गया, कोमा में चले। 8 बजे से लेकर 3 बजे तक यूनिवर्सिटी क्लासेस लेनी, 3 बजे से 4:30 पौने 5 घर पहुंचना, आके अपनी 6 माह की बेटी को देख के 5 बजे मेडिकल स्टोर पे जाना, रात 1 बजे तक मैंने मेडिकल स्टोर चलाना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अली रहमान खालिद और मैं हाजिर खिदमत हूं आज एक नए इंटरव्यू के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं उज़मा साहिबा। इनकी कहानी में एक जज्बा भी है, एक जुनून भी है और एक हिम्मत भी है और एक ऐसी पॉजिटिविटी है जो किसी भी इंसान को मुतासर करने के लिए या उसके दिल के जज्बात को उभारने के लिए काफ़ी है। आइए जानते हैं, समझते हैं और देखते हैं कि ये हमसे क्या कहना चाहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उज़मा साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी जो गुफ्तगू है वो हमारे नाजरीन के लिए बहुत मुफीद है। ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए आपकी गुफ्तगू इसलिए भी बहुत मुफीद है क्योंकि आपने अपनी सारी ज़िंदगी कोशिश और जद्दोजहद का साथ नहीं छोड़ा और तालीमी सफ़र को भी जारी रखा। आप अपनी ज़िंदगी के बारे में नाजरीन को बताइए। जी सर, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है उज़मा गिलानी और मेरा ताल्लुक़ एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है। मैं गांव से बिलोंग करती हूँ। मैं बहुत थोड़ा सा पढ़ा लिखी थी सर, बिल्कुल, यानी कि मेरी एजुकेशन बहुत कम थी और 1998 में हम लाहौर आ गए थे। गांव में कुछ ऐसे बस हालात हो गए थे, उसकी वजह से आके हमने जॉब स्टार्ट कर दी थी एक फैक्ट्री के अंदर, मैंने और मेरे अब्बू ने जी। तो वहाँ पे मुझे ये धागे काटने वाली कोई मिली थी कंपनी, वहाँ पे मैं धागे वगैरह काटती थी और बड़ी मुझे टेंशन थी कि क्या है। उस वक़्त 1998 में 2 रुपये वैन का किराया होता था सर, यानी कि 4 रुपये हमारा किराया लगता था अब्बू का और मेरा जाने में और 4 रुपये आने में। हमने वो 8 रुपये बचाने का सोचा कि कैसे बचाया जाए। हमने देखा कि अगर हम पैदल चल सकते हैं तो ये 8 रुपये बच जाएंगे। हम 8 बजे का जो टाइम था फैक्ट्री का, वो 6 बजे घर से निकलते थे और 8 बजे हम फैक्ट्री पहुँच जाते। तो सर वहाँ पे जाके 8 रुपये बचाते थे। बड़ी मुश्किल से हमने कोशिश करके छोटा सा एक अपना घर बना लिया था। मुझे बड़ा क्रेज़ होता था, मैं नाते पढ़ा करूँ, नाते वगैरह में पढ़ती थी। और एक दिन एक महफिल नात के अंदर से मेरा उम्रे का टिकट निकल आया और मैंने 2003 में उम्रा कर लिया। उसके बाद सर 2005 में मेरी शादी हुई। जिस शख्स के साथ मेरी शादी हुई ही वाज MA इंग्लिश, MA इकनॉमिक्स, LLB, बट वो लोगों को चीट करता था, धोखा देता था, क्या करता था आई डोंट नो। उसने जब देखा कि ये लोग तो इतने मासूम से हैं, इनके साथ कैसे अब बड़े, उसने मुझे ना डिसहार्ड किया कि तुम पढ़ी लिखी नहीं हो, कहाँ पंजाबी मेरे पीछे पड़ गए, ये वो उर्दू स्पीकिंग था। मैं बड़ा डिसहार्ड हुई, मुझे उसने बड़ा ही डिसहार्ड किया। उसके बाद सर उसने मेरी अम्मी अबू से कहा कि आप ये अपना छोटा सा घर सेल कर दें ताकि मैं भी अपना घर सेल करता हूँ, एक बड़ा घर ले लें, ये आप लोगों के साथ रहेगी। मेरा डिफरेंट सिटीज़ के अंदर जाना होता है तो मेरा साइन बोर्ड्स का काम है, तो ये आपके साथ रह लेगी। मेरे अब्बू ने वो घर बेच दिया, उसने वो पैसे लिए जो भी था, हमें एक रेंट पे घर ले दिया सब्ज़ादार के अंदर जाके लाहौर। रेंट पे हम घर ले लिया और उसके बाद रहना शुरू हो गया। अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया उनमें से। तो एक दिन एक आदमी हमारे दरवाजे पे आया, उसने आके कहा कि आप ना इस घर का रेंट दें। हमने कहा नहीं, ये तो हमारा अपना घर है। उसने कहा ये रेंट पे घर है, प्लीज़
आप उनको बुलाएं। ये आए शाम को, इनसे पूछा तो इन्होंने कहा नहीं रजिस्ट्री वगैरह करवानी है ये वो फला, तो आप ऐसे करें कि प्लीज़ थोड़े से पैसे और कर लें, हम रजिस्ट्री करवाते हैं। मेरा जेवर, मेरी अम्मी का जेवर सेल कर दिया गया और वो पैसे लेके, मेरे भाई हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, उनके चेक दे के दुनिया को वो बंदा फरार हो गया। कहाँ गया कुछ पता नहीं। अगले दिन काफ़ी लोग आए, उन्होंने आके हमारा सामान उठा लिया, हमें घर से बाहर निकाल दिया। मेरी शादी होके मैं गोजरा गई थी, हम सारे रात को गोजरा चले गए। मेरा बच्चा छोटा सा 3 माह का मेरे साथ, सर्दी बहुत थी। उन्होंने हमें पहचानने से इनकार कर दिया, मेरे ससुराल वालों ने। जी जी। उन्होंने कहा आप कौन हैं? इंसानियत के नाते हम इतना कर सकते हैं कि आपको चाय पिलाते हैं, 2-3 घंटे आप ठहरें, सुबह यहाँ से ट्रेन चलेगी 4 बजे तकरीबन, तो आप बैठिएगा और लाहौर वापस चले जाएं। सुबह सर 4 बजे की ट्रेन चली, हम वापस आ गए। चुबुर्जी एक पार्क था जी, हम वहाँ पे आके बैठ गए पूरी फैमिली, और लोग हमें देख रहे हैं कि ये यहाँ पे क्यों बैठे हैं। 2 दिन हम चुबुर्जी वाले पार्क में बैठे रहे, मेरा 3 माह का बच्चा मेरे साथ, जी। सर्दी बहुत, और लोग देख रहे हैं, कोई हमें पैसे दे रहा है जैसे ये मांगने वाले हैं, कोई जो भी मुसाफिर हैं। बड़ी तकलीफ़ हुई थी उस टाइम मुझे, लेकिन मेरे अब्बू के एक दोस्त थे, उनको पता चला, वो आए, उन्होंने आके हमें वहाँ से उठाया, एक रेंट पे घर लेके दिया और हमें राशन डाल के दिया। मैंने बड़ा रोई मैं। और मेरी अम्मी के कज़न थे डॉक्टर साहब, अब उनकी डेथ हो गई है। ही वाज रिटायर्ड फ्रॉम जनरल हॉस्पिटल मेडिकल सुपरिटेंडेंट। उन्होंने कहा कि मुझे कि आप पढ़ें। 2008 में मैं रोती रही है, 2008 का वाक़या, 2005 में मेरी शादी, 2006 में बेटा हुआ, 2008 में वो चले गए। उन्होंने कहा कि आप पढ़ना स्टार्ट करें। मैंने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता, अरसा गुजर गया, अब तो मेरी प्रैक्टिस भी नहीं। आप बिलीव करें, उन्होंने मुझे पढ़ाया और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा अगर आप मैट्रिक कर लेंगे तो आपको बड़ी अच्छी जॉब मिल जाएगी। मैट्रिक मेरे लिए एक नया वर्ड था और क्रेज़ बन गया कि मैट्रिक है क्या। मैंने सर तख्ती लिखी, आप हंसेंगी भी थोड़ा सा, मैंने 9th 10th का जो मैथ था ना उसको ज़ुबानी याद किया 3 माह में, क्योंकि मुझे नहीं आती थी वो समझ। मैंने इतनी प्रैक्टिस की वो मुझे ज़ुबानी याद हो गया। जब पेपर मेरे सामने आया मैंने कहा हैं ये पेपर है, आधे घंटे मैंने पेपर सॉल्व करके वो मारा। मैंने कहा ये तो वो क्वेश्चन है, वहाँ पे इक्वल टू था, मल्टीप्लिकेशन, ये वो सारा याद किया। मैंने ज़ुबानी याद किया हुआ था की बुक से, एक एक क्वेश्चन, पता नहीं 1500 क्वेश्चन होंगे, लेकिन मैंने ज़ुबानी याद कर ली। मैट्रिक मैंने पेपर्स दे दिए 3 माह प्रैक्टिस करके, तख्ती लिखी, अली बे पे थे, ABCD 1 2 3। जब मेरा रिजल्ट आया मैंने एक 500 का नोट जमा किया था और अपना 2 साल का बेटा साथ उठाया, मैं गई। ये जब ये कैंप वगैरह लगते थे ना, वहाँ बताते थे 2009 में। मैंने कहा सर ये देखना ज़रा हम पास हो गए हैं कि नहीं। वो उसने कहा कि भाई आपके 662 मार्क्स हैं और आप पास हैं। मैंने कहा नहीं, आप थोड़ा सा ध्यान से देखें ज़रा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। कहते बाजी आप पास हैं। फिर एक और कैंप पे गए, उन्होंने कहा जी आपके 662 मार्क्स हैं। मैं कहा मैंने मैट्रिक कर लिया। मैट्रिक किया जैसे मैंने दुनिया फतह कर ली। मैंने कहा क्या बात है, मैंने मैट्रिक कर लिया। मैंने सब लोगों से कहा मुझे जॉब दें, क्योंकि मैंने तो मैट्रिक कर लिया। मुझे क्या पता था मैट्रिक करने के बाद तो कुछ भी नहीं है ये वो। सर मैं बड़ा एक्साइटेड, और मैंने अपने घर वालों को हिम्मत दी। मैंने कहा, हालांकि मुझे हिम्मत की ज़रूरत थी, मैं खुद टीन एज में थी, मेरी शादी हुई 18-19 साल की एज में। मैंने अपने आप को हिम्मत दी, मोटिवेट किया कि मैं कर सकती हूँ सब कुछ। मैंने अपने अब्बू से कहा आप फिक्र ना करें, हम घर भी बना लेंगे, सब कुछ वापस आ जाएगा, लेकिन आप प्लीज़ हिम्मत रखें। मैट्रिक किया, उसके बाद मैंने प्राइवेट इंटर किया। जी माशाल्लाह। इंटर में मेरे बड़े अच्छे मार्क्स आ गए। मुझे किसी ने कहा कि आप बीकॉम कर लें। मैंने कहा बीकॉम क्या होता है? कहते हैं जी आप बीकॉम कर लें। मैंने गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज रावी ब्लॉक में आया, मैंने वहाँ पे ना अपना इंटरव्यू दिया, तो उन्होंने मुझे कहा कि जी ठीक है आपकी सिलेक्शन हो गई, लिस्ट में नाम आ गया। एज डिफरेंस, मेरी 1 साल की एज ज़्यादा थी। उन्होंने मुझे कहा अगर PU वाले आपको सर्टिफिकेट दे दें एज रिलैक्सेशन का तो आपका एडमिशन हो जाएगा। मैं PU गई, वहाँ पे एक सर बैठे हुए थे। मैंने कहा सर मैंने पढ़ना है, बड़ी मुश्किल से ये देखे मैट्रिक किया, इंटर किया। उसने कहा एज रिलैक्सेशन यहाँ पे 10 साल भी होती तो मैं कर देता, यूँ स्टैंप लगाई जाए आप पढ़े जाके। बीकॉम पार्ट 2 मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरे ऊपर से गुजर गया, कर लिया जो भी। बीकॉम पार्ट 1 सॉरी, और पार्ट 2 में जाके आपको पता हमारी सोसाइटी, रिलेटिव्स, जी जी, सबसे ज़्यादा ना हमारी टेंशन का ठेका जो है ना वो हमारे रिलेटिव्स लेते हैं। ऐसे वो आपको ये जवान है, बाहर फिरेगी, इसकी शादी करें, इसका निकाह करें, दोबारा करें। वो मैंने कहा मैंने शादी नहीं करनी, मैंने पढ़ना है और मेरा बेटा मेरे साथ है इंशाल्लाह, मुझे किसी चीज़ की अब ज़रूरत नहीं रही। लेकिन सर मुझे हारना पड़ा, मेरे अब्बू ने कहा कि नहीं शादी ज़रूरी। दोबारा मेरा बीकॉम पार्ट 2 में निकाह हुआ। जिस शख्स के साथ निकाह हुआ वो मुझसे 6-7 साल छोटे हैं जी, और वो मैट्रिक हैं सिर्फ और अनमैरिड थे। मेरा एक बच्चा था, शादी हो गई,
बीकॉम पार्ट 2 में। उसके बाद मैंने बीकॉम पार्ट 2 क्लियर किया। मैंने उनको बताया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ अपने सेकंड हस्बैंड को, कि प्लीज़ अब आप मुझे रोके ना। उससे पहले सर फिर हम कोर्ट गए, कोर्ट में उसके खिलाफ केस किया, जीओ पे दिया, बड़ी जगह पे उसको ढूंढा, वो नहीं मिले। कोर्ट वालों ने फिर मुझे डिग्री दे दी एक तरफा, यानी कि फिर सर मेरा इनके साथ निकाह हुआ। मैंने इनको बताया कि मैं पढ़ना चाहती हूँ प्लीज़। इन्होंने मुझे कहा कि ठीक है आप पढ़ें। मेरी 6 माह की बेटी थी। जब 6 माह की हुई, इनमें से मुझे अल्लाह ने एक बेटी दी। वो 6 माह की हुई तो मैंने फिर MBA में एडमिशन लिया। मुझे MBA का नाम बड़ा अच्छा लगा कि MBA मुंह बड़ा बड़ा लगता है। मैंने कहा MBA करते हैं। मैंने UMT से MBA किया। UMT में मेरी फर्स्ट क्लास हुई। मुझे नहीं पता था, अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा फ़ीस होगी और इतने प्रोजेक्ट असाइनमेंट के खर्चे होंगे। मैंने एडमिशन अल्लाह का नाम लेके कमेटी एक डाली थी, लाख रुपए की, वो निकली, मैंने एडमिशन ले दिया। उसके बाद सर मैंने फर्स्ट डे था UMT में, मैंने उसकी दहलीज़ को चूमा, अपने सिर पे लगाया कि यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा। हिम्मत की मैंने, बड़ा मैं खुश। मेरी पहली क्लास, बड़ी खुशी हुई। क्लास के अंदर गई, 50-60 से ज़्यादा स्टूडेंट बैठे हुए थे और बड़े स्टूडेंट स्टाइलिश, और वहाँ पे लोग सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, क्योंकि बड़े अमीर लोग, मैं गरीब सा बंदा कहाँ फंस गया। मुझे बड़ी टेंशन हुई। मेरी क्लास हुई, एप्पल आईफोन के बारे में नहीं पता था, थोड़ा पूछा, मेरी बड़ी वो सर ने भी और बड़ा हंसे, बच्चे भी बड़ा हंसे कि इसको एप्पल आईफोन का नहीं पता। तो मुझे बाद में बताया गया। फर्स्ट सेमेस्टर मेरा था और क्लासेस बड़ी ना अजीब थी। सुबह 8 से 11, फिर 2 से 5 या 3:30 की क्लास होती थी। उनकी स्लॉट थी, मुझे नहीं अंदाज़ा था। सर मेरी फ़र्स्ट क्लास हुई और जो ना मेरे घर से UMT का फासला था वो बहुत ज़्यादा था, यानी कि 1.5 से पौने 2 घंटे मुझे लगते थे कि मैं मुझे वैन चेंज करना पड़ती थी और आधे घंटे का पैदल रास्ता था। सर्दियों में आपको पता है सुबह 6:30 जमात होती है और 6:15 मैं घर से निकलती थी। पहली मेरी क्लास, मैं बड़ा खुश होकर घर आई। मेरे अपने हस्बैंड को बताया कि मेरी आज फर्स्ट क्लास थी, मैं बड़ा खुश हूँ, अब मैंने MBA करना है और जम के पढ़ना है इंशाल्लाह। ये गारा है, मैंने इनको बताया तो इन्होंने कहा कि मेरे सर में दर्द हो रही है। अच्छा। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ है? तो कहते मुझे एक पैनाडोल दे दे। मैंने चाय का कप और पैनाडोल दी तो मैंने देखा सर इनसे बोला नहीं जा रहा। 15 मिनट के अंदर अंदर ये काम हुआ। बड़ा दिल हिला देने वाला है और ख़वातीन के लिए और सब लोगों के लिए मेरा, अब यानी कि जो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट हो रही है, इसको ज़रा गौर से सुनिएगा कि आप लोगों को हिम्मत कैसे मिल सकती है। मैंने कहा वो ना मेरी बेटी के ऊपर ही गिर गए। हमारा एक कमरा था नीचे, मैंने रेंट पे दिया था। मैंने वो भाई को बुलाया कि प्लीज़ आप ऊपर आएँ। वो उनको बाइक पे बिठा के हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल वालों ने जल्दी से चेक नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी ये पता नहीं क्या है, कोई चीज़ खा ली, जो भी। वो कहते रहे कि मेरा BP हाई हो गया है। उस वक्त उनकी एज थी 23 ईयर्स। उनको BP हाई हुआ सर, लेकिन उन्होंने एक एंजीसाइड की टैबलेट होती है, वो फ़ौरन ज़बान के नीचे रखे ना तो आपका BP फ़ौरन नीचे आ जाता है, लेकिन उन्होंने वो भी नहीं रखी। मुझे उन्होंने फ़ोन किया, भाई ने, कहते हैं आपके हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है, प्लीज़ आप हॉस्पिटल आएँ। मैं सर हॉस्पिटल पहुँची। जब तक उन्होंने रेफ़र टू जिना हॉस्पिटल कर दिया था और एम्बुलेंस में मेरे हस्बैंड को डाल दिया और मैंने आवाज़ें दी, जबार है उनका नाम। मैंने कहा जबार, लेकिन कुछ नहीं, उनको वॉमिटिंग हो गई थी उस टाइम। और जब जिना में पहुँचे, जिना की एमरजेंसी पहुँचने तक उनको पैरालाइज हो गया था, फालज लेफ़्ट साइड का, लेफ़्ट साइड सारी डेड हो गई थी। अगले दिन उन्होंने वार्ड में शिफ्ट किया। मेरी MBA में उधर फर्स्ट क्लास थी, अभी स्टार्ट ही हुआ था MBA। तो जब वार्ड में शिफ्ट किया ना तो हम गए ना सारे, तो उन्होंने जब मुझे देखा, सबको देखा, तो वो कुछ बताना चाह रहे थे। ज़बान बंद हो गई, ज़बान पे इफेक्ट आया, लेफ़्ट साइड बाजू उठाई, टांग उठाई, नहीं उठाई। उन्होंने इतनी टेंशन ली कि ये क्या हुआ। फिर उनको सर हेमरेज हो गया, कोमा में चले गए। डॉक्टरों ने कहा ही इज़ डेड, इसको घर ले जाएं। ICU में शिफ्ट कर दिया गया, कोमा में चले गए। और कोमा में जाने के बाद तीसरे दिन फिर उनको हेमरेज हुआ। एक हेमरेज हो तो इंसान 99% नहीं बचता, मर जाता है, लेकिन कुदरत भी है और साइंस, दोनों चीज़ें हैं साथ में। फिर हेमरेज हुआ कोमा में। डॉक्टरों ने कहा ये नहीं बचने वाले, आप इनको घर ले जाएं। 21 दिन मेरे हस्बैंड कोमा में रहे थे और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल आप चेक करें। मैंने घर आके ये अपने आप को सारा एनालिसिस किया। मैंने कहा अगर इन्होंने बचना हुआ, मेरी किस्मत में दोबारा बेवा होना नहीं लिखा, तो ये बच जाएंगे। अगर इनकी ज़िंदगी नहीं है तो हम कुछ भी कर लें, ये नहीं बचेंगे। मुझे अपनी स्टडी नहीं छोड़नी। हमारा मेडिकल स्टोर था सर। अब मेरी स्टोरी आप सुने। सुबह मैंने 5:15 बजे उठना, 6:15 बजे मैंने घर से निकलना,
8 बजे से लेकर 3 बजे तक यूनिवर्सिटी क्लासेस लेनी, जी 3 बजे से 4:30 पौने 5 घर पहुंचना, आके अपनी 6 माह की बेटी को देख के 5 बजे मेडिकल स्टोर पे जाना, रात 1 बजे तक मैंने मेडिकल स्टोर चलाना, 1 बजे वापस आना, 1:15 बजे आके मुंह हाथ वगैरह धो के वो इतनी मोटी बुक्स खोलनी और पढ़ना बैठ के उनको। मेरे पास नेट नहीं था, मेरे पास कोई सिस्टम, लोग नेट से सर्च करते हैं अपनी वर्डिंग में लिख लेते जो भी, मैंने उनको पढ़ना बैठ के पढ़ के 1.5 से 2 घंटे मैं डेली सोती थी बस। ये मेरी नींद थी, पूरा 1 साल रही है यूनिवर्सिटी सुबह उठ के। फिर कभी कभी हॉस्पिटल जाके उनको भी देखना। एक दिन मैं चोरी चोरी हॉस्पिटल गई तो जाके मैंने उनके हाथ रखा, मैंने कहा आप ठीक हो जाएंगे। वो बेहोश पड़े थे आईसीयू में, आईसीयू में जाने की किसी को इजाज़त भी नहीं। मैंने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की प्लीज़, तो मैं गई सर, तो मैंने जब उनके ना हाथ रखा मैंने कहा आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। उन्होंने आंखें खोल दी और डॉक्टर ने कहा कि ये कोमे से बाहर आ गए। उन्होंने आंखें खोल दी, मैं फ़ौरन वहाँ से ना बाहर आ गई, यानी कि रोते हुए। मैंने सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा आप ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं वापस आ गई सर, फिर हमने उनको जनरल हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। जब वहाँ पे गए तो ब्लड सारा अंदर ही था, काइट्री उनकी जो थी ना फटी नहीं थी, इंजर हो गई, ब्लड सारा इधर पड़ा हुआ था। डॉक्टर वहाँ पे अनवर चौधरी थे, प्रोफेसर हैं बहुत बड़े जनरल हॉस्पिटल के। उन्होंने कहा आपने 7 से 8 लाख का बंदोबस्त करें, इनकी सर्जरी होगी, 90% चांसेस इनके मरने के हैं। मैंने कहा सर 10% बचने के भी हैं। कहते हैं आपको इतना कॉन्फिडेंस है? मैंने कहा ये बच जाएंगे, आप इन ऑपरेट की तैयारी करें। उन्होंने कहा एक DSA का टेस्ट है, वो मैं सुबह करूँगा, उसके बाद फैसला होगा इसके ऑपरेट। आप पैसों का बंदोबस्त करके रखें। मैंने घर आके अपने डीलर को फ़ोन किया, मेरे पास 2 मरले का छोटा सा घर है। मैंने कहा सर मुझे अपना घर सेल करना है 8 लाख का। कहते बाजी आप पागल हैं? मैंने कहा जी। मैंने कहा मेरे हस्बैंड ज़िंदगी और मौत के बीच में है, मुझे 8 लाख रुपये चाहिए उनको बचाने के लिए। मैंने डॉक्टरों ने सर टेस्ट किया, जितना ही आपका रूम है इससे बड़ा रूम है, उसमें बहुत बड़ी ना मशीनरी होती है, वो आपका सर से बाल से लेकर पाँव के नाखून तक टेस्ट करते हैं, उसमें एक एक चीज़ बता दी जाती है। जब उनका टेस्ट हुआ उससे 1 दिन पहले मैंने इतनी दुआएं की और इतनी दुआएं करवाई, मैंने अपनी 6 माह की बच्ची के हाथ उठा दिए। मैंने कहा आप दुआ करें पापा ठीक हो जाएंगे। मेरे बेटे ने दुआ की। सॉरी वो इंसान जब अपना दर्द सर बताना इतना आसान नहीं होता। उसके बाद फिर सर अगले दिन वो टेस्ट था, मैंने सारे लोगों से दुआ करवाई। मैंने कहा प्लीज़ मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करें, उनका आज टेस्ट है वो क्लियर हो जाए, इंशाल्लाह उनकी सर्जरी होनी है वो ठीक हो जाएंगे। जब टेस्ट हुआ तो डॉक्टरों ने 5-6 डॉक्टर तो उन्होंने अपने पेन फेंक दिए। उन्होंने कहा जहाँ पे साइंस ख़त्म होती है वहाँ कुदरत जागती है। वो ब्लड जो रात तक इधर पड़ा हुआ था कहाँ गया वी डोंट नो। अल्लाह ताला कुन और फाया कून, बिल्कुल एक लम्हा लगता है कि साइंस जितनी मर्जी तरक्की कर ले, लेकिन जब अल्लाह ने चाहा वही हो। ब्लड सर रातों रात कोई पता नहीं कहाँ चला गया। अच्छा डॉक्टर ने बड़ा वहाँ पे परेशान भी हुए और उन्होंने खुशी का इजहार भी किया। उस वक़्त जनरल हॉस्पिटल में 2 मौजज़े हुए। एक और लड़का आया, उसकी 22 साल एज थी, उसका दिमाग का कोई प्रॉब्लम था, 14 लाख रुपए लगे थे। उसके दिल से एक बैटरी दिमाग तक उन्होंने डाली, वो बैटरी जब तक चलेगी उसकी ज़िंदगी है। वो बैटरी वो कामयाब सक्सेसफुल, उसका ऑपरेशन रहा, वो ठीक। और मेरे हस्बैंड जो कोमा से और उस ब्लड से बाहर आ गए। 2 मौजज़े हुए थे, 2 यानी कि ऐसे यानी कि जिनका चांसेस 99% मरने के थे। शहबाज शरीफ साहब आए, वहाँ पे मीडिया आया पूरा, इनका इंटरव्यू भी हुआ सब, यानी कि मेरे हस्बैंड को उन्होंने डिस्चार्ज कर दिया, हम घर ले आए। 6 माह तक बोला नहीं गया। 6 माह के बाद अम्मी अब्बू इस तरह उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। मेरा फर्स्ट सेमेस्टर क्लियर होगा, मेरा एक बुक के अंदर A ग्रेड भी आया था। मुझे उसके बारे में मुझे पता था A ग्रेड क्या होता है, बाद में पता चला। सर ने मुझे डांटा तुम्हें A ग्रेड का भी नहीं पता। उसके बाद सर मैंने अपनी स्टडी जारी रखी, लेकिन मेडिकल स्टोर पे आपको पता है 18 से 19 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है, अदरवाइज आपका कस्टमर स्विच कर जाता है। वो फिर मेरे से नहीं संभाला गया। फिर मैंने कुछ मेडिसिन जो थी वो डोनेट कर दी और कुछ एक्सपायर होंगी, मैंने वो छोड़ दिया। मेरे मामू जो थे मुझे थोड़ा सपोर्ट करते थे, थोड़े मुझे पैसे देते थे महीने के, और 6,000 रुपये में रेंट आता था। टोटल 10,000 के अंदर मैं गुजारा करती थी। फिर यूनिवर्सिटी के अंदर सर मुझे अटैक हो गया। मैं बैठी हुई थी और मेरी क्लास हो रही थी और मेरी दोस्त मेरे साथ ही लेफ्ट साइड पे। मैंने कहा तुम मुझे नज़र नहीं आ रही। कहती तुम पागल हो, हालांकि मैंने नाश्ता वगैरह किया हुआ था, सब कुछ ठीक था। तो सर ने मुझे डांटा कि वाई आर यू टॉकिंग। मैंने कहा सर सॉरी। फिर मैंने उससे कहा आप मुझे इधर से नज़र नहीं आ रही, ब्लैंक है।
ये मैंने कहा था और मैं चेयर से नीचे गिर गई। उसके बाद मुझे नहीं पता चला। उसके बाद सर मुझे इतना पता चला, मेरा ब्रेन काम कर रहा था, मुझे आवाज़ें आई दुरूद पाक पढ़ने की, कलमा पढ़ने की आवाज़ें आई मुझे। तो मुझे ऐसा लगा जैसे किसी की डेथ हो रही है। अब दो जहान है, एक ये जहान है, एक अगला, अगले जहान में वापस जाके इंसान उधर जाके वापस नहीं आता। मैं इन दोनों के बीच में थी। फिर मुझे पता चला, मैंने कहा शायद मेरी डेथ हो रही है। तो मैंने फटाफट कलमा पढ़ा। मैंने कलमा पढ़ा कि या अल्लाह मेरे तमाम गुनाह जो भी है मुझे माफ़ कर देना। मैंने कलमा पढ़ा, मैंने कहा मेरे बच्चे आपकी स्पुर्द। और डॉक्टर होते हैं वहाँ पे, डॉक्टर आई, उसने मुझे चेक किया, उसने कहा इसका बीपी सिर्फ 40 है, शी इज़ डेड, शुगर लेवल 0 है। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब एम्बुलेंस यूनिवर्सिटी के अंदर आई रेस्क्यू, तो एक मेरे सर थे, सर इमरान अकबर सैफी साहब, बहुत अच्छे MBA के डायरेक्टर हैं। उन्होंने मुझे बोतल पिलाई और कहा बच्चे तुम बड़ी हिम्मत वाली हो, हिम्मत करो, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। तो मैंने आंखें खोली तो एक टीचर वहाँ पे खड़ी थी, उसका चेहरा आज भी मेरे दिमाग में, और मुझे कुछ याद नहीं। मुझे रेस्क्यू के अंदर डाला गया, मुझे ले गए। रेस्क्यू जो होती है ना टीम, इनको ट्रेंड जो लोग होते हैं वो रखने चाहिए, यानी कि ट्रेनिंग करवानी चाहिए इनकी, क्योंकि उस वक्त जो पेशेंट की जान होती है इनके हाथों में भी होती है, इनका भी बड़ा रोल होता है। सर मुझे एम्बुलेंस के अंदर डाला गया, मेरा ब्रेन काम कर रहा था। अच्छा, उन्होंने मेरा बीपी चेक किया, उनको मेरा बीपी 240 नजर आया। अच्छा। जो कि सिर्फ 40 था। उनसे गलती हो गई, उनसे मिस्टेक, बहुत बड़ी बिग मिस्टेक हुई। 240 उनको नजर आया। उन्होंने कहा कि इनका बीपी 240 है। मेरा मुझे सुनाई दे रहा था, मैंने कहा ये तो 40 था, 240 हो गया, इसका मतलब मेरी डेथ अब पक्की होगी। अच्छा, उन्होंने ना ढूंढने की कोशिश की एनजीसड टैबलेट कि वो इसकी ज़बान के नीचे रखे। अगर वो मिल जाती गाड़ी के अंदर से, वो मेरी ज़बान के नीचे रख देते, मेरी ऑन द स्पॉट डेथ हो जानी थी। उन्होंने ड्राइवर को कहा कि गाड़ी कहीं मेडिकल स्टोर पे रोके, हम एनजीसड की टैबलेट ले रहे हैं। उन्होंने, ड्राइवर ने क्या रिप्लाई दिया कि हमें इनकी जान ज़्यादा ज़रूरी है, हम इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, अब टाइम नहीं बचा। उसका सायरन मेरी वो कानों में गूंज रहा था, मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया गया। 3 घंटे बाद मेरी आंख खुली, मैंने देखा पूरी क्लास मेरे सामने खड़ी, मेरी अम्मी अब्बू सारे। तो मैंने बोलने की कोशिश की, मुझसे बोला नहीं गया। फिर रिसर्च हुई उस टीम के ऊपर भी, उनको भी बड़ा डांटा गया था, रेस्क्यू की जो टीम थी उसको भी, कि आपको 240 कैसे नज़र आया, या बीपी प्रेटस ख़राब था, जो भी था। फिर हॉस्पिटल वालों ने सर मुझे कहा कि ये इन्फ्लीटिया का अटैक है, ज़िंदगी में कभी भी किसी को भी आ सकता है, जिसने एक लॉन्ग अरसा टेंशन के अंदर गुजारा। उन्होंने यूनिवर्सिटी को वो लेटर भेजा, यानी कि जो भी था। यूनिवर्सिटी ने फिर मुझे बुलाया, मेरे हस्बैंड मुझे, मैंने फिर सारी स्टोरी बताई कि सर ये मेरी ज़िंदगी रही है। फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड को बुलाया, हमें विदाउट इंटरेस्ट, कुछ डायरेक्टर और टीचर थे, उन्होंने मिलके 5 लाख रुपए लोन दिया विदाउट इंटरेस्ट, कि आप दोबारा से अपना मेडिकल स्टोर शुरू करें इंशाल्लाह। बहुत बार वो सर सारा उसका हमने वो रेंट शेंट और एडवांस वगैरह दे के थोड़े से पैसे बचे, और उसकी हमने मेडिसिन ला के रखी। मेरे हस्बैंड वहाँ पे जाना शुरू हो गए। अभी भी उनकी कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उनकी ज़िंदगी बच गई। मेडिकल स्टोर उन्होंने चलाना शुरू कर दिया। मेरी MBA का लास्ट सेमेस्टर था, मुझे एक बड़ी अच्छी जॉब मिल गई, एक फाइनेंशियल असिस्टेंट की जॉब। तो मैं 2 माह हो गए थे मैं जॉब कर रही थी। उसके बाद मेरा MBA कंप्लीट हो गया। सारी हर्डल्स, सर्कमस्टेंसेस को फेस करते हुए मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने MBA किया। 3.35 मेरा CGPA है। UMT से मैंने MBA किया, MPhil किया। उसके बाद मुझे कुछ समझ नहीं आई थी पहले 2-3 सेमेस्टर। फिर मैंने इतना जम के पढ़ा, मैंने कहा ये क्या चीज़ है, और मैंने एक एक चीज़ को माइंड में बिठाया, उसकी रिसर्च, डिक्शनरी, ये वो देख के। मेरे हस्बैंड को साथ मुझे जॉब मिल गई। 2 माह हुए थे मुझे जॉब करते हुए, तो अल्लाह ताला ने कहा आपके लिए एक और आजमाइश है। मेरे हस्बैंड बच्चों को, ये मुस्तफा टाउन में आया ना, छोड़ने जाते थे स्कूल। एक गाड़ी आई, एक्सीडेंट हो गया, उनकी टांग फ्रैक्चर हो गई, फिर से टांग की दोनों हड्डियाँ टूट गई, और वही टांग फ्रैक्चर हुई जो पहले कमज़ोर थी। अच्छा। पैरालाइज की वजह से। मैंने रिज़ाइन किया जॉब। मैंने कहा सर मैं जो है ना जॉब नहीं करना चाहती, जॉब मुझे फिर मिल जाएगी, लेकिन ये जो हमारा बिजनेस है, अगर ये आप कोलैप्स हुआ तो ये दोबारा वापस नहीं आएगा। सर मैंने सुबह 8 से रात 1 बजे तक मेडिकल स्टोर चलाया, जम के चलाया। लोगों को पता था उसकी बेगम है, उसका एक्सीडेंट हो गया, टांग फ्रैक्चर हो गई। मैंने अपने हस्बैंड को 4 हफ्तों बाद अपनी टांग पे खड़ा कर दिया। इतनी अच्छी डाइट दी, इतनी अच्छी मेडिसिन दी, उनको टेंशन से उनको फ्री रखा। यानी कि लोग, मैं ये भी मेरा मैसेज है कि जिनको फ्रैक्चर हो जाए ना, उनका बस केयर करें आप। यानी कि डॉक्टर ने कहा था टांग आपने 3 माह सीधी रखनी है, केयर इतनी की कि बिल्कुल 3 माह टांग बिल्कुल सीधी रखी, अच्छी मेडिसिन दी, डाइट दी। 3 माह के बाद मेरे हस्बैंड मेडिकल स्टोर पे आ गए थे।
लेकिन फिर भी मैंने उनके साथ बड़ी टाइम स्पेंड किया, मैंने फिर भी साथ दिया कि नहीं। फिर भी सर मैंने जॉब किया, 8-9 माह मुझे लगे, अल्लाह का शुक्र है वो बिल्कुल ठीक हो गए, अब वो मेडिकल स्टोर चला रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने चाइनीज़ लैंग्वेज का कोर्स किया, तो फिर मुझे ना आर्थराइटिस हो गया। इसका इम्पैक्ट सर मेरे पे ये आया, सारा जो मेरी नींद ना पूरी हुई, जो यूनिवर्सिटी में सारा दिन मैंने भूखे गुजारा। एक मेरी यूनिवर्सिटी में बड़ी अच्छी दोस्त बनी थी, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, बहुत अच्छी मेरी दोस्त है, इतने अमीर हैं वो माशाल्लाह, अल्लाह ताला उनको और ज़्यादा दे। सर उसने मुझे अपनी दोस्त बनाया, फिर उसको पता चल जाता था इसको भूख लगी है, फिर उसने मुझे कैफ़े लेके जाना, मुझे खिलाना पिलाना। तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे और मुझे पता ही नहीं था 10 लाख फीस है। फिर यूनिवर्सिटी को मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, उन्होंने फिर मुझे कर्ज़ाए हसना दिया कि आप अपनी डिग्री के आफ्टर कंप्लीशन डिग्री जो है ना, आप 3 साल के बाद ये थोड़ा थोड़ा करके उतार दें। फिर मैंने मीटिंगें डाली उस तरह करके, और यूनिवर्सिटी मुझे शाइनिंग स्टार मानती है। उन्होंने कहा था कि ये देखे आज ये, जिस दिन मुझे डिग्री मिली थी उस दिन उन्होंने कहा था कि ये हमारा शाइनिंग स्टार है, कि कहाँ से उठ के बिल्कुल ब्लैक कुछ गांव की एक लड़की, कहाँ एक यूएमटी के अंदर से इसने एमफिल और एमबीए किया है। और एक सर मैं मानती हूँ कि अगर किसी लड़की के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाए ना, मुश्किल से वो मैट्रिक कर लेगी, एफए कर ले, बड़ी छलांग मारेगी, बीए कर जाएगी, बट एक प्रोफेशनल एजुकेशन के अंदर आना, ये हिम्मत अंदर से हो अगर इंसान के पास, तो वही कर सकता है। लोग छोटी छोटी बातों से बड़ा सैड हो जाते हैं और अपने आप को करते हैं। मैंने एमबीए किया है, एमफिल किया है अब, और मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ। मुझे बड़ी बड़ी अच्छी जॉब्स ऑफ़र हो रही हैं। होंडा से मुझे जॉब की ऑफ़र हुई है, उन्होंने कहा एमबीए मार्केटिंग के अंदर हो और चाइनीज़ लैंग्वेज आती हो। मैंने इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन हो गई, लेकिन मैंने अपना बिजनेस करना है, चाहे मैं एक छोटा सा किराना स्टोर से क्यों ना स्टार्ट करूं, क्योंकि मुझे इतना यकीन है कि अगर मैं 500 रुपये का डब्बा एक पैनाडोल का ला के मेडिकल स्टोर को 7 से 8 लाख तक पहुंचा सकते हैं 5 सालों में, तो अगर मैं 10,000 से बिज़नेस स्टार्ट करूँगी ना, इंशाल्लाह मुझे इतना अपने आप पे और अल्लाह पे भरोसा है कि आफ्टर 2 इयर्स वो 1 करोड़ का हो जाएगा। इतना मुझे यकीन है अपने आप पे और अल्लाह पे, अल्लाह की करम नवाजी पे। अच्छा उज़्मा साहिबा, ऐसा है कि हमारे यहाँ लोग छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं जी। छोटी छोटी तकलीफ इतनी ज़्यादा अपने सर पे सवार कर लेते हैं कि वो कुछ करने के काबिल ही नहीं रहते। आप उन लोगों को क्या मशवरा देंगी और उन ख़वातीन को आप क्या कहना चाहेंगी जो इस किस्म की ट्रेजेडीज़ में से गुजरती हैं, जिनके खामद फोत हो जाते हैं या जिनके बच्चे इस दुनिया में नहीं रहते, या जिस तरह की तकालीफ आपने देखी, आप उनको क्या कहना चाहेंगी, क्या मशवरा देना चाहेंगी, क्या मोटिवेशन देना चाहेंगी, और आपने तालीम का सफ़र कैसे इतनी मोटिवेशन के साथ जारी रखा? सर मैं किसी से भी इंस्पायर नहीं हुई, किसी से मोटिवेट नहीं हुई, मैं अपने आप से, मैंने खुद को मोटिवेट किया। मेरे अंदर से एक आवाज़ आई कि नहीं तुम ये कर सकती हो। हालांकि खुदकुशी करना चाहती मैं, बड़ा आसान था मेरे लिए। उस वक्त हालात किस तरह के थे, यानी कि हम सड़क पे रोड पे बैठे हुए थे। मैं सर इस लेवल से गुजरी हूँ। 6 माह पहले जब मुझे ये आर्थराइटिस हुआ है ना, मुझे पता चला पेन्स इसमें बहुत ज़्यादा होती हैं, मैं खुद सुसाइड करने लगी थी। अच्छा। इतनी हर्डल्स को, सर्कमस्टेंसेस को फेस करते हुए जब मंजिल मेरे पास आ गई, सब कुछ मैंने अचीव कर लिया है, इतनी मुश्किलात को, तो मैं खुद सुसाइड करने लगी। मेरे बेटे ने कहा मामा आपकी इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है, आप ऐसे करें। उसका देखें माइंड बच्चे का कहाँ चला गया, 13.5 साल का था। मामा आप यूट्यूब के ऊपर एक चैनल बनाएं, लोगों को अपनी स्टोरी बताएं और उसका एम ये रखें कि अगर यहाँ से कभी कोई इनकम आई तो उसको मैं वूमेन के ऊपर लगाऊंगी, वूमेन को प्रमोट करूंगी, तो इंशाल्लाह हो सकता है कोई दुआ करेगा तो आपको तंदुरुस्ती मिल जाए। मैंने कहा, उसने मुझे बचा लिया। और हस्बैंड जो हमसाये थे उन्होंने, सर मैंने बिजली के तार को हाथ ही लगाने लगी थी। मैंने कहा दर्दों से छुटकारा पाऊँ, यानी कि मुझे जब इंसान किसी के ऊपर डिपेंड हो जाए, मुझसे वॉशरूम भी नहीं जाया जाता था खुद से, मैं किसी के ऊपर डिपेंड हो गई, इतना मैं बीमार हो गई। तो मैंने फिर यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाया, उसका नाम मैंने रखा स्ट्रॉन्ग उज़्मा जी, ठीक है जी, और उसके ऊपर सर मैंने अपनी पूरी स्टोरी बताई है जी, जी। जो यानी कि अब मीडिया पे मैं अभी इतना नहीं आपको बता सकती, डिटेल में मैंने बताया जो हुआ। मैंने सर उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आया मेरे 1K, वो शायद कोई सब्सक्राइबर का भी मसला होता है, इतने हो जाए तो कुछ होता है। उसमें सर ये हुआ कि 3-4 फैमिलियों की हेल्प होनी शुरू हो गई। बिलीव मी, 4 लड़कियों का मुझे फ़ोन आया। एक लड़की ने 13 साल ड्रग्स लिए, अच्छा। उसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया था, उसका बच्चे थे 2, तो उस वजह से वो ड्रग्स के ऊपर किसी ने लगा दिया। उसने मुझे फ़ोन किया कि आपकी वजह से मैंने नशा छोड़ा है और आप इसकी वीडियो डालें, इसकी वीडियो आप यूट्यूब के ऊपर डालें कि 13 साल मैंने नशा किया और अब मैंने छोड़ दिया। लोग कहते हैं नशा नहीं छोड़ सकता। आपसे मैं इतना मोटिवेट हुई हूँ कि यार आपकी वीडियो मैंने अचानक ही देखी, तो मैंने कहा यार अगर ये इतना कुछ कर सकती है
तो मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, मेरे हस्बैंड ने सिर्फ मुझे डिवोर्स ही दी है, और तो मुझे कुछ भी, मेरी फैमिली बैकग्राउंड इतनी स्ट्रॉन्ग है। और ये कहाँ से उठ के कहाँ आप वीडियो डालें, एक लड़की सारा इंजीनियर है, उसकी मुझे कॉल आई, कहती मैं सुसाइड करने लगी थी, आपकी वीडियो देखी, मैंने अपने आप का इरादा बदला, चेंज किया। यानी कि मेरा मैसेज ये है कि लोग छोटी छोटी बातों से परेशान होकर फौरन सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड इसका हल नहीं है, ये तो आर्जी जिंदगी, आपको पता है हकीकी जिंदगी हमारी वो, ये कभी भी खत्म हो जाएगी। कितने साल हम जिएंगे, 20 साल 25 साल और 10 साल 15 साल, 15 सेकंड का भरोसा नहीं। लेकिन लोग इसको चीज़, जब वो परेशान होते हैं तो उसको, परेशानी को अपने ऊपर हैवी, हाँ मुझे पता है उस लेवल पे इंसान स्ट्रेस में पहुंच जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, लेकिन इसकी काउंसलिंग होती है। आप लोगों से शेयर करें सर, अपनी फैमिलीज को बताएं, नहीं सुनता अपने दोस्त को बताएं, अपने अंदर ही अंदर घुटे मत। जैसे मैं सारी ज़िंदगी अपने अंदर अंदर रही हूँ ना आप, लेकिन मैंने सह लिया, मैं मजबूत हो गई थी। हर कोई मजबूत नहीं होता। मेरे टीचरों ने बिलीव में जब ये स्टोरी सुनी तो टीचर के एक हाथ से पेन गुजर गया था, वो गिर गया नीचे। कहते हैं जी क्या कहते हैं, मैं तो मर्द हो के ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रही। मैंने कहा सर मुझे क्या ज़रूरत है झूठ बोलने। कहते मैं मर्द हूँ, मैं सुसाइड कर जाता, मैं इतना कुछ नहीं फेस कर पाता। तो मैसेज ये है कि आप अपने आप को मजबूत करें, शेयर करें। मसला ये है कि जब आपके पेरेंट्स हैं ना, अगर वो अगर फर्ज करें लड़की है या लड़का है, अगर किसी परेशानी में होता है तो प्लीज़ उसको सुने, उसको देखें, उसकी काउंसलिंग करें। दोस्त उसको सुन लें, कोई उसको सुने, कैथारसिस हो जाता है जी, उससे इंसान बड़ा रिलैक्स हो जाता है। जब उसको आप कह सकते हैं, आप किसी को ये अगर कह देना कि तुम ये कर सकते हो, बिलीव मी, इंसान ना भी करना चाहे तो वो उसको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मुझे यार किसी ने धमकी दी है कि आप ये काम कर सकते हैं। मुझे हमेशा लोगों ने डीमोटिवेट किया, डीग्रेड किया, और अब लोग मुझे कहते हैं कि आपसे हम इंस्पायर हुए हैं, आपने बड़ी मोटिवेशन दी है। तो इस तरह मैंने चैनल बनाया, उस चैनल का इतना अच्छा इम्पैक्ट आया सर, मुझे आउट ऑफ कंट्री से कॉल आ रही है कि प्लीज़ आप हमसे पैसे लें और डोनेशन आगे, यानी कि लोगों, मैंने कहा मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लेने। एक फैमिली है उसका मैंने कॉन्टैक्ट करवा दिया है, वो 4 फैमिलियों का जिम्मा उन्होंने लिया, वो एक बच्चे को पढ़ा रही हैं और 3 फैमिलियाँ थी। गुर्बत इस कदर है, गुर्बत से लोग परेशान होकर बड़ा कुछ कर जाते हैं। आपको मैं बताऊं, एक ऐसी फैमिली सामने आई सर, गुर्बत की वजह से, भूख की वजह से, कैलो के अंदर ही मेरा जो गांव है, 5 बच्चे एबनॉर्मल हो गए हैं भूख की वजह से। क्या सोसाइटी सोई हुई है? वाकई वो अशफाक साहब, यहाँ पे मुझे बड़ा अच्छा जुमला याद आ गया, वो कहते हैं हम मरे के नाम पे देगें बड़ी देते हैं लेकिन जिंदा बंदे को हम रोटी नहीं देते। यानी कि लोग अपने इर्द गिर्द देखते ही नहीं है, कोई परेशान है उसकी हम हेल्प करें या कुछ करें। तो मेरा मैसेज वूमेन को ये है कि जब उनके साथ अल्लाह ना करे कोई ट्रेजिडी हो जाए तो प्लीज़ सुसाइड ना करें, गलत कामों में ना पड़ें, ड्रग्स लेना ना शुरू करें। गलत मैं भी हो सकती थी सर, बड़े रास्ते होते हैं, ऐसे ही रास्ते आपके सामने होते हैं, आपने खुद चूज करना होता है मैंने कहाँ पे जाना है, यानी कि स्ट्रेट क्या है मेरे लिए और गलत रास्ते क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा साहिबा आपके वक्त का। नाजरीन, जैसे कि आपने देखा कि इनकी कहानी में दर्द भी था, सबक भी था और एक लर्निंग भी थी कि कभी भी इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और हमेशा कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।